Assalamualaikum everyone. We're continuing with from the previous video. अच्छा अब जो second line में we have anti-CD20 rituximab. What it does it कि वो basically ना B cells को target करती who have the CD20 marker. वो B cells ख़त्म हो जाते हैं, ना बॉडी में B cells होंगे तो ना ही वो एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे जो कि अपने ही प्लेटलेट्स को टारगेट करें. कहते ना इम्यून मीडिएटेड है. इसके अलावा सेकेंड लाइन ऑप्शन में स्प्लेनेक्टमी है, बिकॉज जो एंटीबॉडी मार्क्ड प्लेटलेट्स होते हैं ना उनकी फाइनल डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होती है, ना स्प्लीन ना इशू. ठीक है. एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, इंटरेस्टिंग सी बात है, थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. दो ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट, रोमीप्लास्टिम एंड एल ट्रोम्बोपैग. ये प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमने साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है, दे इवन आउट. तीन हमारे पास पोटेंशियल सेकेंड लाइन ऑप्शन हैं, पता होना चाहिए. सेकेंड लाइन है रिटक्सिमैब है विच इज़ एंटी CD20, बी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है. स्प्लेनेक्टमी सेकेंड लाइन है. एंड थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. नाम एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज, ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकते हैं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी ये नाम पूछे जा सकते हैं. पता होना चाहिए कि ये थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है. अगर सेकेंड लाइन के बावजूद भी पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक तो फिर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर जाते हैं. वी डोंट गो टू इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्विकली, ऑब्वियसली पेशेंट पूरी ज़िंदगी इम्यूनोडेफिशिएंट रह जाता है. एंड वी हैव द ऑप्शंस ऑफ एजाथायोप्रिन, माइकोफेनोलेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन. ठीक है. इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर ओनली फॉर रिफ्रैक्ट्री. इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर जाने से पहले हम स्प्लेनेक्टमी को कंसिडर कर लेते हैं, ये बात जहन में रखें. इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारी लास्ट स्टेज एफर्ट होती है, उससे पहले स्प्लेनेक्टमी करते हैं. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत सारे MCQs आते हैं. स्टेरॉइड्स, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, रिटक्सिमैब, स्प्लेनेक्टमी, थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एल ट्रोम्बोपैग एंड रोमीप्लास्टिम, और लास्ट स्टेज एफर्ट इम्यूनोसप्रेसेंट्स के इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ TTP. उससे पहले ना मैंने ITP की एग्जैक्ट मैकेनिज्म कहीं लिखा था, बट चलो वो टेबल में ही डिस्कस करेंगे. TTP इज़ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा. एक बात ध्यान में रखनी है, वन विलिबेंट फैक्टर ना प्लेटलेट्स बनाते हैं लेकिन एंडोथीलियम भी बनाती है, और जो मेन सोर्स होती है ना वो एंडोथीलियम है. ये 4-5 बार MCQ आ चुका है, याद रखें. जिस फॉर्म में वो रिलीज होता है ना, सिक्रीट होता है, इज़ अ वेरी वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज मल्टीमेरिक फॉर्म. ठीक है. नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, दे हैव एन एंजाइम विच इज़ अ मेटालोप्रोटीएज विच इज़ नोन एज एडम TS13. उसने इस अल्ट्रा लार्ज पॉलीमर मल्टीमर को ना छोटे छोटे लेस एक्टिव फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना होता है. ठीक है. इन सम इंडिविजुअल्स there is a genetic deficiency in the metalloprotease which is known as ADAM TS13. ठीक है. ज़्यादातर केसेस में जो डेफिशिएंसी होती है वो एक्वायर्ड होती है, कुछ केसेस में जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है. एक्वायर्ड होना ज़्यादा कॉमन है. उसमें बेसिकली एक ऑटो एंटीबॉडी, अब ये भी इम्यून मीडिएटेड ही है, एक ऑटो एंटीबॉडी बनती है जो कि एडम TS13 को टारगेट करती है. उसके लेवल्स कम हो जाते हैं, वन विलिब्रेंट फैक्टर अपनी अल्ट्रा लार्ज फॉर्म में अपेयर होने लगता है इन द ब्लड स्ट्रीम. और जैसे ही बॉडी अल्ट्रा लार्ज वन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स को एक्यूमुलेट करती है, ठीक है, तो वो ग्लू के तौर पर एक्ट करते हैं और स्पॉन्टेनियसली हर जगह जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाने लगते हैं. पूरे जिस्म में वाइड स्प्रेड प्लेटलेट रिच माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं छोटी छोटी वेसल्स में प्राइमरीली. अब इससे क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट सारे इस्तेमाल जो हो रहे हैं. ITP में था कि पेरिफेरली डिस्ट्रॉय हो रहे थे, पेरिफेरली टारगेट हो रहे थे बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ और फिर डिस्ट्रॉय हो रहे थे बाय द स्प्लीन, इसलिए काउंट कम है. अब सीन ये कि एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो कि एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स को प्रमोट करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है. वो इस ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जहाँ नहीं भी ज़रूरत हर जगह प्लेटलेट प्लग्स बन रहे हैं, तो प्लेटलेट इस्तेमाल होकर ख़त्म हो रहा है. इसको हम कहते हैं कंजम्पटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. और TTP में इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है क्योंकि प्लेटलेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं इन फॉर्मिंग माइक्रोथ्रोम्बाई एवरीवेयर. अब जाहिर सी बात है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बाई बनेंगी तो ओक्लूजन नहीं होगी ना, और छोटी छोटी वेसल्स में जब थ्रोम्बाई बनेंगे तो जब RBC उन छोटी वेसल्स के थ्रू गुजरने की कोशिश करेंगे तो उनका भी हीमोलिसिस हो जाएगा. दिस इज़ नोन एज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया. इसलिए जब हम ITP पढ़े थे तो वी स्टेटेड कि हम देखते हैं कि पेरिफेरल स्मेयर में कुछ और तो नहीं है, क्योंकि अगर शिस्टोसाइट्स हैं तो फिर वी डोंट थिंक ऑफ ITP.
देन वी थिंक ऑफ HUS, TTP, DIC वगैरह. This is very important. Acquired deficiency of the metalloprotease ADAMTS13, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से अल्ट्रा लार्ज वेरी वेरी एक्टिव वॉन विलिबरेंट फैक्टर मल्टीमर्स हैं, जिनकी वजह से बेजा किस्म की एंड अनरेगुलेटेड किस्म की माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रही है पूरे जिस्म में. हर छोटी छोटी ब्लड वेसल में प्लेटलेट सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, जगह कम रह रही है RBC के लिए, उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है. सो देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देयर इज माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया एंड ऑर्गन इस्कीमिया स्पेशली CNS एंड किडनी. अब ये TTP का ना ट्रायड होता है, सॉरी TTP का ना पेंटैड होता है वर्सेस HUS. एक तो ऑब्वियसली प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, साथ में एनीमिया भी होता है, और वो हीमोलिटिक एनीमिया होता है. हाउ डू वी नो हीमोलिटिक एनीमिया? हम पूरी ब्लड प्रोफाइल करेंगे, जब हम रेटिक काउंट देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ होगा. ठीक है, हम बहुत और चीज़ें करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हेमोलिसिस हो रही है, बिलीरुबिन ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा ना पेशेंट को फीवर होगा. ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को CNS वाले सिम्टम्स आ रहे होंगे क्योंकि ऑर्गन इस्कीमियाज है ना. पेशेंट विल हैव कंफ्यूज्ड सेंसोरियम, और पेशेंट की किडनी का भी इस्कीमिया हो रहा होगा तो पेशेंट विल ऑल्सो बी इन AKI. तो ये पेंटाइड वाली फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई यील्ड है. क्या चीज़ है? ADAMTS13 डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मल्टीमर्स बॉडी में जमा हो रहे हैं. इसकी वजह से वेसल्स नैरो हो रही हैं. देयर इज माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया. स्मेयर में आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे. अगर आप कोएगुलेशन प्रोफाइल करेंगे पेशेंट की तो वो नॉर्मल होगी, वो तमाम प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में नॉर्मली होती हैं. पेंटैड प्रेजेंटेशन होती है. ट्रीटमेंट क्या है? अब द प्रॉब्लम इज़ कि आप प्लेटलेट्स देंगे तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा. ADAMTS13 नहीं है, वॉन विलिबरेंट फैक्टर के बड़े बड़े मल्टीमर्स फिर रहे हैं. ठीक है, मज़ीद आप प्लेटलेट देंगे वही सीन होगा. सो द वे टू मैनेज दिस प्लाज्मा एक्सचेंज, आप ऐसा प्लाज्मा दे रहे हैं जिसमें वॉन विलिबरेंट फैक्टर मल्टीमर्स नहीं है और ADAMTS13 है. ठीक है, सो मैनेजमेंट ITP के डिफरेंट है. वहाँ भी इशू ऑटो एंटीबॉडीज़ का ही था, इसलिए हम वी अटेम्प्टेड टू inhibit those autoantibodies because we had the option. We went for corticosteroids and we went for IVIG ताकि वो ब्लॉक हो, वो टैगिंग ब्लॉक हो जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है. Then we destroyed the site. We tried to make the body not make any of that. Similar concept over here. हम चाहते हैं कि हम उस प्लाज्मा को निकालें जिसमें अल्ट्रा लार्ज मल्टीमर्स हैं और वो प्लाज्मा दें जिसमें ADAMTS13 है. अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा मैंने मॉडिफाई किया है टू सूट द नीड्स. ये जो तमाम चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना स्लाइड्स हैं, ये स्पेसिफिकली FCPS पार्ट 1 में जो चीज़ें आ रही हैं उनके लिहाज से वो मॉडिफाइड हैं. वी स्टार्ट विद दीज क्वान्टिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स. पहले डिसऑर्डर पढ़ें ताकि जहन नशीन हो चीज़ें. इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, पीनिक मतलब कि कम है परपरा. नीचे है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, ये दो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तीसरा है हीमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम. दीज आर द 3 quantitative defects of platelet which we will study. ITP, TTP and HUS, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे. तीनों क्वान्टिटेटिव है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है येलो में ताकि आपको याद रह जाए. पहले में डिफेक्ट क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज़. अब ये पता होना चाहिए कौन सी ऑटो एंटीबॉडी है. इट्स इम्यूनोग्लोबुलिन G. दिस इज़ अ पास्ट MCQ. वो बनती है किस रिसेप्टर के ख़िलाफ़? अब ये चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग है ना. हमने पढ़ा कि 2 रिसेप्टर हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3 है. हमने इनकी जेनेटिक डिफेक्ट्स पढ़े. 1B का क्या था? बर्नार्ड सोलियर. 2B का हमने क्या पढ़ा था? 2B 3A का दैट वाज ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया. हमने बहुत सारी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पढ़ी जो कि टारगेट करी थी ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A को या फिर P2 Y12 रिसेप्टर को. हमने ऐसी कोई एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं पढ़ी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B को टारगेट करे. मैं रिवाइज इसलिए करी हूँ ताकि ये चीज़ें सेंस बने, अदरवाइज यू विल बी सो कन्फ्यूज्ड. इन तमाम चीज़ों से MCQs आते हैं, यानी फैक्चुअल MCQs ही होते हैं. सो द एंटीबॉडी, द ऑटो एंटीबॉडी इज़ अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A रिसेप्टर. और क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ ने लाइन किया हुआ होता है इस रिसेप्टर को, तो वो जो लाइन प्लेटलेट है ना वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द स्प्लीन. इसलिए फर्स्ट लाइन हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि सप्रेशन हो एंटीबॉडीज़ की. IVIG ताकि हम ब्लॉक कर सकें ऑटो एंटीबॉडीज़ को. और अगर ये काम ना करें तो फिर हम कोशिश करते हैं कि स्प्लीन को निकालें, या हम कोशिश करते हैं कि B सेल्स को डिप्लीट करें,
ये हम कोशिश करते हैं कि जो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन है उसको काउंटर करने के लिए प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ा दें विया थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। दो अब जो पॉपुलेशन है जो कि आईटीपी के साथ प्रेजेंट करती है ना बाइमोडल है, या तो चाइल्ड है हु विल प्रेजेंट विद पर्पुरा आफ्टर अ वायरल इलनेस, या अडल्ट फीमेल है, यंग अडल्ट फीमेल होती है अमूमन, सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम है और सिम्टोमेटिक है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है आप सीपी कराएंगे, प्लेटलेट काउंट कम होगा, इट्स अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग टाइम बड़ा होगा। ब्लीडिंग टाइम बड़ा होता है वेदर द प्रॉब्लम इज विद द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स और द फंक्शन। कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल होगी। दीज आर प्योर प्लेटलेट डिसऑर्डर्स ना। अभी तक हमने कोई कंबाइंड कोएगुलेशन या आइसोलेटेड कोएगुलेशन डिसऑर्डर नहीं पढ़ा। क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? ठीक है, अब इफ़ इट जस्ट आईटीपी ना तो सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले सिम्टम्स होंगे प्लेटलेट ना होने की वजह से स्किन पर। सो इफ इट्स आईटीपी, अब देखिए ना आईटीपी में एक तो इम्यून है, दूसरा वो आइसोलेटेड है। ऐसे आप याद रखें, उसमें जस्ट प्लेटलेट्स की कमी की वजह से सिम्टम्स हैं म्यूकोजल ब्लीड वाले, स्किन पर पिटेकिया आए, म्यूकोजल ब्लीड, मेनोरेजिया इन द फीमेल। TTP में we have other symptoms, which is why we try to remember the pentad. In addition to the drop in the platelet count, there is anemia on the CP and physically भी नज़र आता है, symptomatically भी। Renal manifestations भी है, oliguria, neurological manifestations भी हैं, altered sensorium। स्मेयर में उसमें ना ITP में बस यही नज़र आता है जो कि CP में ही पता चल रहा था कि प्लेटलेट काउंट कम है। ओकेजनली यू कैन सी मेगाथ्रोम्बोसाइट्स। क्यों? जब भी कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है मेगाकैरियोसाइट्स का और वो ज़्यादा मकदार में कोई चीज़ बनाने लगते हैं ना, तो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट भी मार्केट में एंटर हो जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई विल एक्सप्लेन टू यू वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेटर ऑन। पहले हम TTP की बात करते हैं। TTP में वही सीन है, एक तो प्लेटलेट काउंट कम है ऑब्वियसली, दूसरा देयर इज़ ऑल्सो हीमोलिटिक एनीमिया। तो आपको शिस्टोसाइट्स भी नज़र आते हैं और हेलमेट सेल्स भी नज़र आते हैं, सेम फॉर एनी अदर माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। साथ में यू कैन सी रेटिकुलोसाइटोसिस बिकॉज ऑफ दी शिस्टोसाइटोसिस। ठीक है, लास्ट इज HUS, उसमें भी क्योंकि चलो HUS को हम बाद में देखते हैं। अब बोन मेरो फाइंडिंग्स ITP में हमने कहा था कि दी ओनली इशू इज़ के पेरीफ्री में ऑटो एंटीबॉडीज़ इम्यून मीडिएटेड प्रोसेस के ज़रिए जनरेट हो रही हैं जो कि हमारे प्लेटलेट्स को लाइन कर रही हैं। इस लाइनिंग की वजह से प्री मेच्योरली प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बाय द स्प्लीन। ये सीन था ना। देयर वाज नो अदर इशू, ओनली दिस इशू। इसीलिए आपको स्मेयर में सिर्फ लो प्लेटलेट काउंट मिल रहा था और साथ में जॉइंट प्लेटलेट्स। देयर वाज नो शिस्टोसाइट्स, देयर वाज नो अनीमिया, देयर वाज नो रेटिकुलोसाइटोसिस। जब बोन मेरो की जाएगी उसमें भी ये नज़र आएगा कि सारी सेल लाइंस कम्प्लीटली नॉर्मल है, देयर इज़ नो इशू, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। हाँ, मेगाकैरियोसाइट्स थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कम्पनसेट फॉर द पेरिफेरल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। व्हाट अबाउट TTP? TTP में भी यू माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ मेगाकैरियोसाइट हाइपरप्लेजिया, नो अदर एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं HUS की। HUS भी एक क्वान्टिटेटिव डिफेक्ट है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वजह क्या है? पेशेंट गेट्स एन इन्फेक्शन, यूजली इकोलाई, हेमोरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई। पेशेंट को डायसेंट्री होती है बिकॉज ऑफ दी हेमोरेजिक इकोलाई, जो कि कैसे ट्रांसमिट हुआ है? इन्फेक्टेड मीट से अमूमन फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है। ये जो हेमोरेजिक स्ट्रेन है इकोलाई की, वो एक टॉक्सिन बनाता है नोन एज द शिगा लाइक टॉक्सिन, जो कि जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तो एंडोथीलियम को वाइड स्प्रेड तरीके से डैमेज करता है और इस डैमेज की वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन वाइड स्प्रेड स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से नैरोइंग होती है छोटी छोटी वेसल्स की और माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, सो वी विल हैव अ चाइल्ड with bloody diarrhea with dysentery that then develops the symptomatology of thrombocytopenia, परपरा वगैरह डेवलप हो सकते हैं। CP करेंगे तो प्लेटलेट काउंट कम है और RBC काउंट भी कम है। थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे तो रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगी, क्योंकि the kidney is also getting damaged and because of all of that there might be acute renal failure. लेकिन how do we differentiate TTP from HUS? दो फीचर्स हैं जो कि TTP के लिए स्पेसिफिक हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस HUS में नहीं होती और ना ही फीवर हो सकता है वैसे, बिकॉज फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस नेचर ऑफ HUS एज वेल। लैब्स में क्या है? प्लेटलेट काउंट कम है, इन तमाम में प्लेटलेट काउंट कम था, इसीलिए हम इनको क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स कह रहे थे और साथ पढ़े थे। इन तमाम में ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, इसीलिए हम कह रहे थे ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, वेदर काउंट कम है ये काम नहीं कर रहा। इन तमाम में कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है,
because these are pure platelet disorders. We are discussing ITP, HUS and TTP. क्लिनिकल फीचर्स एक जैसे हैं, प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से म्यूकोजल ब्लीड है। TTP में हमने 3 और चीज़ें ऐड कर दी, ऑर्गन इस्कीमिया की वजह से AKI, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑर्गन इस्कीमिया की वजह से ऑल्टर्ड सेंसोरियम एंड फीवर, और HUS में again fever because of the infection, bloody diarrhea because of the infection and potentially AKI. इन तमाम में जब आप पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे तो जिनमें हिमोलिसिस हो रही है तो शिस्टोसाइट्स मिलेंगे। ITP में नहीं हो रही हिमोलिसिस, देयर वोंट बी एनी शिस्टोसाइट्स। जिनमें हिमोलिसिस हो रही है तो रेटिकुलोसाइट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, बोन मैरो में इन तमाम में प्राइमरीली मेगाकैरियोसाइटिक हाइपरप्लेजिया मिल सकता है और कोई ख़ास चीज़ नहीं। अभी बज़वर्ड्स देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला, नो शिस्टोसाइट रूल्स आउट TTP, HUS एंड DIC। बाकी दो में शिस्टोसाइट्स मौजूद हैं और HUS के में हमेशा वो पोस्ट डायरियल इलनेस वाली हिस्ट्री देंगे। ठीक है, अच्छा मैंने ये कहा था कि द फाइंडिंग ऑफ लार्ज प्लेटलेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देयर इज़ अनदर कंडीशन जिसमें पेशेंट म्यूकोजल ब्लीड के साथ ही आता है, पेटिकियाई की हिस्ट्री होती है, पेशेंट का CP कराओ तो प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम होता है, और स्मेयर कराओ तो आपको जाइंट प्लेटलेट्स मिलते हैं। एंड द आंसर इज़ बर्नार्ड सोलियर। इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा ना नॉर्मल काउंट इज़ 150,000 to 450,000, अगर वो काउंट आपको 140,000 देते हैं और बेतहाशा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के सिम्टम्स और जाइंट प्लेटलेट्स ऑन स्मेयर, तो यू विल गो फॉर बर्नार्ड सोलियर, क्योंकि प्लेटलेट काउंट बहुत थोड़ा कम है एंड येट यू आर गेटिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिक मैनिफेस्टेशंस। लेकिन अगर अब आपको प्लेटलेट काउंट देते हैं 40,000, साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के सिम्टम्स हैं और जाइंट प्लेटलेट्स हैं ऑन स्मेयर, देन यू विल प्रेफर ITP। ठीक है, ये ओल्ड MCQs हैं। फिर क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स हैं, साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहें। बर्नार्ड सोलियर एंड ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्टीनिया दोनों क्वालिटेटिव हैं, ऊपर 3 क्वांटिटेटिव थे, ये 2 क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट देख लें, बर्नार्ड में ग्लाइकोप्रोटीन 1B का इशू था, मसला एडिजन के साथ था। ग्लैंसमैन में प्रॉब्लम है 2B3A के साथ, द प्रॉब्लम इज़ विद एग्रीगेशन। स्मेयर फाइंडिंग बर्नार्ड सोलियर में जो जाइंट प्लेटलेट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर एक MCQ आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई एसिड स्मेयर फाइंडिंग नहीं होती ग्लैंसमैन में। दोनों में प्लेटलेट काउंट भी कम है, दोनों में, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, क्वालिटेटिव नहीं है, और दोनों में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है और कोएगुलेशन प्रोफाइल दोनों की नॉर्मल है। ठीक है, ये देख लें आप, ये लार्ज प्लेटलेट्स वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें रिस्टोसीटिन टेस्ट, ठीक है, रिस्टोसीटिन टेस्ट ये होता है कि आप प्लेटलेट मेल फंक्शन है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है लेकिन ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, सो यू नो इट्स अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। अब आप देखना चाहते हैं कि इशू किस चीज़ का है, तो आप प्लाज्मा ऐड करते हैं ऑन टू द ब्लड ऑफ द इंडिविजुअल। अगर ब्लीडिंग टाइम ठीक हो जाता है, इसका मतलब है कि वी आर डीलिंग विद एन इशू ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर या ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी, अगर प्लाज्मा जब हम ऐड करते हैं और प्लाज्मा की एडिशन की वजह से जो ब्लीडिंग टाइम की प्रोलॉन्गेशन है वो करेक्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट एन इशू विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और विद ग्लाइकोप्रोटीन 1B। बिकॉज अगर इशू वॉन विलिब्रेंट फैक्टर या ग्लाइकोप्रोटीन 1B का होता तो प्लाज्मा की एडिशन के बावजूद देयर वुड हैव बीन नो करेक्शन। डिटेल हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये याद कर लेना है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर अगर मसला कर रहा हो या ग्लाइकोप्रोटीन 1B मसला कर रहा हो तो ब्लीडिंग टाइम ठीक नहीं होगा, नो मैटर व्हाट यू डू। आगे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ देखेंगे। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में ना मिक्स्ड प्लेटलेट और कोएगुलेशन डेफिसिट है। प्रॉब्लम ये होता है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के लेवल्स कम होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है प्लेटलेट एक्शन का, एडहीजन, वो भी नहीं होता। और जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ना एक कैरियर होता है फैक्टर 8 के लिए, तो फैक्टर 8 के लेवल्स भी कम हो जाते हैं, विच इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ कोएगुलेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है, दिस इज़ एन ओल्ड क्वेश्चन, ये 2-3 बार आया हुआ है। द आंसर इज थ्रोम्बो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज़। ये सबसे कॉमन है, मोर देन एनी अदर प्लेटलेट और एनी अदर कोएगुलेशन डेफिसिट। इसमें क्या है, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है बिकॉज इट्स नॉट अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फंक्शनल डेफिसिट ना, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है लेकिन APTT भी बढ़ा हुआ है क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन भी इशू कर रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रिकग्नाइज़ किया तो बहुत सारे आपके एमसीक्यूज हीमाटोलॉजी के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नो इशू, प्लेटलेट्स आर नॉर्मल बिकॉज देयर इज़ नो इशू एट ऑल। ठीक है, अब देर समथिंग कॉल्ड हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू द यूज़ ऑफ द एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन। ठीक है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेशन, थ्रोम्बोसिस होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस एट द सेम टाइम, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल होती है इंटरेस्टिंगली। ठीक है, आप एंटी कोएगुलेंट देते हैं एंड येट पैराडॉक्सिकली थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल में पता होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एंटिटी है। फिर DIC है, कंजम्पटिव है। वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन होती है कोएगुलेशन प्रोफाइल की, लेकिन साथ में प्लेटलेट कंजम्पशन भी होती है, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? सेप्सिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। इसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड होता है, PT और APTT दोनों प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, और D डाइमर के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं और फिब्रिनोजन के लेवल्स कम होते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इन तमाम फाइंडिंग्स में से क्या चीज़ स्पेसिफिक है DIC के लिए, एंड द आंसर इज एलिवेशन ऑफ द D डाइमर्स एंड डिक्रीज इन द फिब्रिनोजन लेवल बिकॉज द फिब्रिनोजन इज यूज्ड अप ऑल्सो। ठीक है, और इसमें भी शिस्टोसाइट्स मिलते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बस मैंने एक थोड़ी बहुत ही लाइन ऐड की है। एज फार एज द मैनेजमेंट इज़ कंसर्नड, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर कंसिडरिंग इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी थी किसके अगेंस्ट? ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के, और फिर बाद में स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस ने काम तमाम कर दिया था। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बड़े बड़े प्लेटलेट्स हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना है, बर्नार्ड सोलियर्स है, और शिस्टोसाइट्स नहीं है। डेमोग्राफिक वॉज अ यंग फीमेल और चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ वायरल इलनेस। ऑटो इम्यून लिंकेज है SLE और इवन HIV के साथ। मैनेजमेंट में हमने कहा था फर्स्ट लाइन स्टेरॉइड्स हैं एंड और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये एंटी-D। सेकेंड लाइन रिटक्सिमैब पढ़ा था, स्प्लेनेक्टमी। रिफ्रैक्टरी में हम यूजुअली वी गो फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट्स। फिर TTP की मैनेजमेंट है, पहले आप ज़रा पैथोजेनेसिस देख लें। एडम TS13 की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से ये मल्टीमर्स बन गए। यहाँ शिस्टोसाइट्स हैं इन एडिशन टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अडल्ट है, ये भी ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, प्रेगनेंसी रिलेटेड है। प्लाज्मा एक्सचेंज इज़ द डिफिनेटिव मैनेजमेंट, ये भूलने वाली बात नहीं है, दिस इज़ एन MCQ पॉइंट। बाकी चीज़ें वी कैन कंसिडर बट वी यूजली डू नॉट। प्लेटलेट्स इन तमाम चीज़ों में सिर्फ तब देते हैं अगर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड एक्सपेक्टेड हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। HUS है, शुगर टॉक्सिन याद कर लें, इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन की सीरोटाइप है, ये भी देख लें। ठीक है, ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री है, सपोर्टिव ही होता है, आपने पेशेंट को फ्लूइड्स देने होते हैं, और अगर AKI में जा रहा हो तो आपने डायलिसिस स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, विच इज़ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब कोएगुलेशन में हम आगे की तरफ हम चले गए हैं बिकॉज वी स्टडीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल, बल्कि एक चीज़ ना वॉन विलिब्रेंट को हम थोड़ा डिटेल में इसके साथ ही पढ़ेंगे। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहलाती है कोएगुलेशन कैस्केड है, स्टेबलाइज करती है फिब्रिन क्लॉट को। दो पाथवेज है, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है। अच्छा, अब ये बातें ना आप रट लें, इससे बहुत सारे आप MCQs ठीक कर लेंगे। ना याद रहा तो एवरीथिंग विल बी अ मैस इन योर हेड। इंट्रिंसिक पाथवे की ना कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को टिश्यू फैक्टर की ज़रूरत है। इंट्रिंसिक पाथवे कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन अंडर को करते हैं, ये डायरेक्ट MCQ हो सकता है और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी पूछ सकते हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे को ज़रूरत होती है टिश्यू फैक्टर की। दोनों पाथवेज कन्वर्ज करते हैं ऑन टू अ पॉइंट वेयर फैक्टर 10 is converted to 10A, and then we have the conversion of thrombin to the active form and fibrin clot formation. अच्छा, इसको डिटेल में जाने से पहले ना ये एक पास्ट MCQ है, देख लेते हैं, फिर हम डिटेल देखेंगे पाथवे की। एक क्वेश्चन होता है कि ब्लड टेस्ट ट्यूब में है तो वो कैसे क्लॉट करेगा? ठीक है, सो द आंसर इज़ द इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टिश्यू फैक्टर इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। टिश्यू फैक्टर कैन ओनली बी रिलीज्ड बाय अ डैमेज टिश्यू। सिर्फ नॉर्मल ब्लड है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड है जो कि आपने
नॉन ट्रोमेटिक तरीके से निकाला है और एज नॉन ट्रोमेटिक एज पॉसिबल, उसमें कोई टिश्यू फैक्टर नहीं है, देयरफॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे का कोई अमल दखल हो ही नहीं सकता। देयरफॉर इंट्रिंसिक पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो कांटेक्ट होता है ना, जो सरफेस होती है टेस्ट ट्यूब की, वो एक्टिवेट करती है फैक्टर 12 को। फैक्टर 12 को हम हिगमैन फैक्टर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इस तरह एक दो बार MCQ आए हुए हैं कि वो पूछते हैं कि फैक्टर 12 का नाम क्या है, ये फैक्टर है तो ये कौन सा वाला है। सो फैक्टर 12 का याद होना चाहिए कि इट्स द हिगमैन फैक्टर। टेस्ट ट्यूब क्लॉटिंग फॉलोज इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेशन, जिसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेराइल कंडीशंस हैं, टेस्ट ट्यूब में टिश्यू फैक्टर तो होने से रहा। बाद में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो वर्सेस इन वीवो। ठीक है, अब ये क्लॉटिंग फैक्टर ओवरव्यू है, मोटा मोटा पता होना चाहिए। फैक्टर 1 इज़ फिब्रिनोजन, जिसको हमने अभी जिक्र किया था कि फिब्रिनोजन के लेवल्स DIC में कम हो जाते हैं यूज़अप होने की वजह से। फैक्टर 1 हमारा फिब्रिनोजन है। फैक्टर 2 हमारा प्रोथ्रोम्बिन है। फैक्टर 3 हमारा टिश्यू फैक्टर है, जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर को शुरू करता है। फैक्टर 4 हमारा कैल्शियम है, ये पता होना चाहिए। फैक्टर 5 इज़ लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 इज़ स्टेबल कन्वीनियंट। फैक्टर 7 इज़ नॉट देयर एंड फैक्टर 8 इज़ एंटी हीमोफिलिक ए, जो कि डेफिशिएंट होता है हीमोफीलिया ए में। फैक्टर 9 इज़ एंटी हीमोफीलिया बी, जो कि हीमोफीलिया बी में डेफिशिएंट होता है। फैक्टर 10 इज़ स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। फैक्टर 11 इज़ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 इज़ हिगमैन एंड फैक्टर 13 इज़ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। ये नाम याद होने ज़रूरी है, हिगमैन तो डायरेक्टली MCQ में आया हुआ है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फैक्टर 1 फिब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर, जो कि इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को। फैक्टर 4 कैल्शियम। फैक्टर 5 लेबाइल। फैक्टर 6 स्टेबल। फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए। फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी। फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रावर। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 हिगमैन एंड फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। अगर पूरे तरीके से ना भी याद हो, इतना याद होना चाहिए कि आप रिकग्नाइज कर लें। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हिगमैन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। ये तमाम इंपॉर्टेंट है। ये देख लें कि इनकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है। टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक ट्रिगर है, कैल्शियम एक को फैक्टर है, लेबाइल फैक्टर इज़ नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ 10A, ये हमें पता है जब हम डिटेल में पाथवे देखेंगे। पता होना चाहिए कि फैक्टर 7 का शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, ये बार बार पूछते हैं, इसलिए जब और फैक्टर 7 ना विटामिन के डिपेंडेंट भी है। अचानक से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, ये लिवर किसी वजह से फैक्टर्स बनाना छोड़ दे, तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी होगी ना, वो फैक्टर 7 की होती है। ये अगर आपने कोएगुलेशन को इनहिबिट कर दिया है एंटी कोएगुलेंट से, या फिर अगर लिवर को कुछ कर दिया है। फिर हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी है। 10 के बाद पता होना चाहिए कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। फैक्टर 10 इज़ नाइदर ऑफ इंट्रिंसिक ओनली नॉर ऑफ एक्सट्रिंसिक ओनली, ये कॉमन पाथवे है। फैक्टर 11 हीमोफीलिया सी है, विच वॉज दी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। और हिगमैन फैक्टर को हम पैराडॉक्सिकल कहते हैं। नॉर्मली जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर फैक्टर 12 जो कि इनिशिएट करती है इंट्रिंसिक पाथवे को, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो पैराडॉक्सिकली थ्रोम्बोसिस। दिस इज़ अ पास्ट MCQ। ठीक है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर ए, बी, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, द हिगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। द फैक्ट कि फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से एक्चुअली थ्रोम्बोसिस होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर 7 का शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ना फैक्टर्स विटामिन के पर डिपेंडेंट होते हैं। फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 7 एंड 2, क्योंकि विटामिन के ना को फैक्टर है फॉर द एंजाइम गैमा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। सीन ये होता है कि सर्टन जो कोएगुलेशन फैक्टर जब लिवर बनाते हैं ना, तो दे हैव दीज कार्बोक्सिल ग्रुप्स, दे हैव दीज ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स, और जब तक उन ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स पर कार्बोक्सिल ग्रुप की एडिशन ना हो, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो अगर ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज काम ना कर सके बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के,
तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होती उन पर्टिकुलर कोएगुलेशन फैक्टर्स के ग्लूटामेट की, जिससे वो इनएक्टिव रहते हैं। तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे आर नॉट देयर। ठीक है, तो क्या था फैक्टर्स 10, 9, 7 एंड 2। और ये तो कोएगुलेशन फैक्टर्स है ना, कुछ एंटी कोएगुलेंट्स भी विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। द आंसर इज प्रोटीन सी एंड एस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि प्रोटीन सी एंड एस विटामिन के डिपेंडेंट है। इनकी डिटेल भी अब देखेंगे। अब ज़रा नीचे देखें, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है तो गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 7, फैक्टर 2, प्रोटीन सी एंड एस की। ठीक है, और जब भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है ना, तो विच ऑफ द कोएगुलेशन प्रोफाइल्स आर अफेक्टेड। सबसे पहले ना पीटी डिरेंज होगा, क्योंकि पीटी एक्सट्रिंसिक फैक्टर को डिनोट करता है। और फैक्टर 7 जिसकी सबसे कम हाफ लाइफ है, जो सबसे पहले डेफिशिएंट होगा, इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो पीटी पहले बढ़ेगा, बाद में एपीटीटी बढ़ेगा। ये एक पोटेंशियल एमसीक्यू है। किन किन लोगों में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है? न्यूबॉर्न में, उनकी गट बैक्टीरिया अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए होते, और ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के नहीं होता। अगर हम वार्फरिन थेरेपी की बात करते हैं, वार्फरिन का भी ये मैकेनिज्म होता है कि वार्फरिन इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि विटामिन के की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट है, नोन एज विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। तो जब आप एंटी कोएगुलेंट वार्फरिन शुरू करते हैं तो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज इनहिबिट होता है, विटामिन के फंक्शनली एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे ना फैक्टर 10, 9, 7 और 2 नहीं बनते, और प्रोटीन सी एंड एस भी नहीं बनता। तो क्या चीज़ डिरेंज होती है? वही बात है, पहले डिरेंजमेंट होती है पीटी की बिकॉज ऑफ फैक्टर 7 हैविंग द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, और बाद में एपीटीटी भी डिरेंज हो जाता है। टाइम लगता है फॉर ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ वार्फरिन। ठीक है, और लिवर डिजीज़, पेशेंट का अचानक लिवर ख़राब हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस रुक जाएगी। ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट 10, 9, 7 एंड 2। अगेन पीटी विल बी एलिवेटेड फर्स्ट बिकॉज फैक्टर 7 विल हैव द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। तो ये बहुत सारे तरीके से वो पूछ सकते हैं फैक्टर 7 के बारे में कि लिवर डिजीज़ हुई तो पहले पीटी डिरेंज है। वो ये पूछ सकते हैं पेशेंट हेपाटिक फेलियर में जा रहा होता है, आप मॉनिटरिंग किससे करते हैं? पीटी से करते हैं, एपीटीटी से नहीं करते। पहले पीटी ने डिरेंज होना है बिकॉज फैक्टर 7 सबसे पहले ख़त्म होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत कंसेप्चुअल है। ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से आती हैं, वेरी हार्ड टू डू फ्रॉम द बुक। ठीक है, तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 10, 9, 7, 2, 7 सबसे पहले डिप्लीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी टेस्टेड इन वेरियस वेज। इसलिए वार्फरिन थेरेपी में भी हम प्रेफरेबली पीटी की मॉनिटरिंग करते हैं, ऑल द एपीटीटी ने भी डिरेंज करना होता है। लिवर डिजीज़, हेपेटिक फेलियर में अगर पेशेंट जा रहा हो तो पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए आप पीटी देखते हैं, नॉट एपीटीटी। ये कुछ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स है बॉडी के, ये पता होना चाहिए किस चीज़ को इनहिबिट करें, ये भी एमसीक्यू में आते हैं। येस, दिस इज़ अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक। एंटीथ्रोम्बिन थी, इनहिबिट करेगा फैक्टर 2 को, फैक्टर 10 को, एंड फैक्टर 9, 11 एंड 12 को भी। ठीक है, सो फैक्टर 2 और 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 2, 9, 10, 11 और 12। प्रोटीन सी और एस इनहिबिट करते हैं फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को। ये प्रीवियस एमसीक्यू उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रोटीन सी एंड एस किन को इनहिबिट करते हैं। फैक्टर 5 को, इसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, दैट वाज द लेबाइल फैक्टर, और फैक्टर 7 को भी। ठीक है, विच वाज दी, इसका मुझे अभी नाम अनफॉर्चुनेटली भूल गया, दैट वाज, एक सेकेंड, 7 वाज स्टेबल फैक्टर, सॉरी 6 मैं पहले कह रही थी स्टेबल फैक्टर है, ये 7 स्टेबल फैक्टर है, 6 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए गलती हो रही है। फैक्टर 7 यानी स्टेबल फैक्टर इज़ द वन विद द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। स्टेबल है नहीं एक्चुअली, नाम इज़ वेरी, द नेमिंग इज़ रादर मिसलीडिंग। फैक्टर 5 एंड 8 को इनहिबिट करता है प्रोटीन सी एंड एस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कुछ थ्रोम्बोफिलियास हम पढ़ेंगे। अब ये ना ऑपोजिट कंडीशंस हैं बेसिकली। दीज आर द कंडीशंस जिसमें ब्लीडिंग की जगह थ्रोम्बोसिस हो रहे हैं।